हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि वर्ब कितने प्रकार की होती है ना। फाइनाइट वर्ब किससे कहते हैं वो हम पिछले वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं। यदि आपको उसको अच्छे समझना है तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसी सारी वर्ब्स जो कि अपने टेंस के सब्जेक्ट पर्सन के अनुसार बदलती नहीं है, उनको हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है। अब जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है वो तीन प्रकार की होती है। पहला इसका प्रकार होता है इन्फिनिटिव, दूसरा जेरंड और तीसरा पार्टिसिपल। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इन्फिनिटिव के बारे में। तो ऐसी सारी वर्ब्स जो कि सेंटेंस में नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम कर सकती है। ध्यान रखिएगा, नाउन का काम भी कर सकती है, एडजेक्टिव का काम भी कर सकती है और एडवर्ब का काम भी कर सकती है। और जो टू के साथ आती है, लिखा ना इसमें टू प्लस वर्ब, यानी कि टू के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, वो सभी इन्फिनिटिव वर्ब कहलाती है। और कभी कभी 10% केसेस में जो है विदाउट टू भी आ सकती है, जिसको हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। यदि वो टू के साथ आती है तो उसको हम फुल इन्फिनिटिव कहते हैं। यदि वो विदाउट टू के साथ आती है तो इनको हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। ठीक है। अब हम एक्सप्लेन करेंगे आपको एग्जांपल के माध्यम से। सबसे पहला एग्जांपल देखिए, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, शी वांट्स टू लर्न इंग्लिश। अब यहां पर देख लेते हैं, जो वांट लिखा है यहां पर वांट से लिखा है, तो ये क्या है? ये फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट नहीं है। नॉन फाइनाइट वर्ब तो ये है टू स्पीक और टू लर्न। अब हमने कैसे पता लगाया? देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट आई है तो इसमें एस नहीं लगा है, इसमें सब्जेक्ट सी है तो एस लग गया। यानी ये जो वर्ब है ये अपने सब्जेक्ट के साथ कैरी कर रही है। लेकिन यहाँ पर हमारे सामने सब्जेक्ट आई है फिर भी टू स्पीक लगा है, सब्जेक्ट सी है फिर भी टू लर्न लगा है। यानी कि इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। और जिसमें चेंजेस नहीं होता है, सब्जेक्ट, पर्सन, टेंस के आधार पर चेंजेस नहीं होता है, वही तो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। अब यहां पर हम देखते हैं कि ये क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। और नॉन फाइनाइट वर्ब किसके साथ आई है? टू के साथ आई है। ठीक है। अब एक एग्जांपल के माध्यम से हम पता लगाते हैं कि ये नाउन का, एडजेक्टिव के, एडवर्ब का काम कैसे करती है। आपके सामने एक उदाहरण है, राम इज अ गुड बॉय। अब यहां पर आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं, ये जो राम है ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ठीक है। अब ये जो वर्ब है ये सब्जेक्ट का काम भी करती है। कैसे करती है? देखिए सेंटेंस में लिखा है टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज। अब यहां पर देखिए हमने राम के साथ में इज लगाया था, यहां पर टू स्विम के साथ में क्या लगा है? इज लगा है। यानी ये किसका काम कर रही है? टू जब लगा दिया वर्ब के साथ में तो वो वर्ब क्या बन गई? वो वर्ब बन गई नाउन। और नाउन बनने के साथ में वो सेंटेंस का क्या बन गई? सब्जेक्ट बन गई। तो हमने यहां पर लिखा है कि ये जो इन्फिनिटिव वर्ब होती है ये सेंटेंस में तो नाउन का काम भी कर सकती है, एडजेक्टिव का काम भी कर सकती है, एडवर्ब का काम भी कर सकती है। अब यहां पर क्या है? आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। अब ये आई वांट टू स्पीक इंग्लिश यहाँ पर क्या है? ये जो टू स्पीक है, ये टू स्पीक क्या है? ये एडवर्ब का काम कर सकता है, एडजेक्टिव का काम भी कर सकता है, नाउन का काम भी कर सकता है। तो नीचे वाले उदाहरण में हमने देखा कि किस प्रकार एक इन्फिनिटिव नाउन का काम कर सकती है। तो ऐसी सारी वर्ब्स जो अपने साथ टू लेकर आती है, जब भी सेंटेंस में दो वर्ब होती है तो एक वर्ब के साथ में टू जरूर लगा रहता है। ठीक है। और जब टू लगा रहता है उसके पहले तो वो किसका काम करती है? इन्फिनिटिव का काम करती है। ठीक है। तो इन्फिनिटिव के बारे में हम बिल्कुल डेफिनेटली आसानी से समझ गए कि इन्फिनिटिव किसे कहते हैं। ऐसी सारी वर्ब्स जो कि फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लेकर आती है, विदाउट टू भी आ सकते हैं। विदाउट टू कैसे आ सकती है? देखिए विदाउट टू के लिए हम एग्जांपल देख सकते हैं। यहां पर हम थोड़ी सी जगह कर लेते हैं। जब भी आपकी वर्ब में, आपके सेंटेंस में एक मॉडल वर्ब हो और एक मेन वर्ब हो, जैसे मैंने लिखा कि शी कैन लर्न इंग्लिश। अब यहाँ पर जो सी कैन लर्न इंग्लिश लिखा है, ये जो कैन है ये एक मॉडल वर्ब है। इसके बाद में जो मेन वर्ब है ये एक इन्फिनिटिव है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि रूल है हमारा कि जब भी दूसरी वर्ब किसी मॉडल वर्ब के बाद में आती है तो वो टू नहीं ले सकती। टू नहीं ले सकती यानी कि वो बेयर इन्फिनिटिव कहलाती है। बेयर, अभी हमने लिखा कि 10% ऐसी वर्ब होती है जो टू नहीं लेती। टू नहीं लेती यानी कि जब उनके पहले कोई मॉडल वर्ब हो तो इस वर्ब के पहले टू नहीं लगता है। तो इस वर्ब को हम क्या बोलेंगे? बेयर इन्फिनिटिव। क्या बोलेंगे? बेयर इन्फिनिटिव। ठीक है।
तो जब टू लगा रहता है तो फुल इन्फिनेटिव रहती है, विदाउट टू भी आ सकती है तो बेयर इन्फिनेटिव रहती है। तो ये इन्फिनेटिव का पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं जेरेंड के बारे में कि चलिए तो जेरेंड के बारे में बात कर लेते। जेरेंड किसे कहते हैं, इन्फिनेटिव के बारे में हम एक्सप्लेन कर दिया हमने, फुल कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। जेरेंड किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जब वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग नाउन की तरह हो। वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग जैसे कि यहाँ पे लिखा है वॉकिंग, यानी वॉक में आईएनजी जोड़ दिया हमने और ये किसका काम कर रहे हैं, यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है, तो वॉकिंग इज ए गुड फॉर हेल्थ, तब उसे हम क्या कहते हैं, जेरेंड कहते हैं। चूंकि यहाँ वर्ब प्लस नाउन से बना है इसलिए वर्बल नाउन भी इसे कहा जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा है, पहले तो कार एक नाउन है और ड्राइविंग क्या है, एक वर्ब है, दोनों मिलाकर कार ड्राइविंग बनाते हैं, ये वर्बल नाउन भी कहलाता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे हमने पहले देख लिया कि जब वर्ब में आईएनजी फॉर्म लग जाए, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग जाए और उसका प्रयोग नाउन की तरह हो, तो वो हमेशा क्या कहलाता है, जेरेंड कहलाता है। जैसे लिखा है वॉकिंग इज ए गुड फॉर हेल्थ, माई हॉबी इज पेंटिंग, और अगला लिखा है स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, स्विम में हमने आईएनजी लगा दिया, पेंट में हमने आईएनजी लगा दिया और वो क्या बन गए, नाउन बन गए, तो इसको हम जेरेंड कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा था कि हमने यहाँ पर टू स्विम लिखा था कि टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ, तो अब क्या होता है कि जहां पर भी हम आईएनजी लगा सकते हैं उसके पहले हम टू लगाकर उसको इन्फिनेटिव भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, जेरेंड को इन्फिनेटिव भी बनाया जा सकता है यदि हम इसमें से आईएनजी हटा दें और उसके पहले टू लगा दें, टू स्विम बन जाएगा। और टू स्विम क्या कहलाता है, इन्फिनेटिव कहलाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हमने इन्फिनेटिव की डेफिनेशन में देखा है कि इन्फिनेटिव जो होता है वो एडवर्ब का काम भी कर सकता है, एडजेक्टिव का काम भी कर सकता है और नाउन का काम भी कर सकता है, लेकिन जेरेंड सिर्फ नाउन का ही काम करेगा, वो एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम नहीं करेगा। तो यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है, वो नाउन की तरह यूज हुआ है, तो अब उसको जेरेंड कह सकते हैं। ये हो गया हमारा सेकंड वाला पार्ट जेरेंड के बारे में। अब हम बात करते हैं पार्टिसिपल के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान समझना है पार्ट। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे पार्टिसिपल के बारे में कि पार्टिसिपल क्या होता है। तो देखिए पार्टिसिपल वर्ब का काम भी करता है, एडजेक्टिव का काम भी करता है, इसलिए इसको हम वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। जो पार्टिसिपल होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है वॉकिंग, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल, जब वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है तो वो पास्ट पार्टिसिपल है। और परफेक्ट पार्टिसिपल, जब हैविंग प्लस वर्ब थर्ड आती है, जैसे हैविंग वर्क्ड, तो वो क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल। बड़े ध्यान से समझना हर एक चीज को बारीकी से, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, तीनों अलग अलग चीजें हैं। पहले हम देख लेते हैं कि पार्टिसिपल किसे कहते हैं। उसके लिए दो उदाहरण है हमारे सामने। हमने कहा कि वर्ब और एडजेक्टिव का काम जो करते हैं वो पार्टिसिपल कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है आई सॉ ए रनिंग ट्रेन, मैंने एक दौड़ती हुई ट्रेन को देखा। अमेरिका इज ए डेवलप्ड कंट्री, अमेरिका एक विकसित राष्ट्र है। तो यहाँ पर देखिए ये जो रनिंग है और ये जो डेवलप्ड है, दोनों ही क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। यानी यहाँ पर ये जो इसमें आईएनजी लगाया है, ये कोई नाउन का काम नहीं कर रहा है और ये वर्ब थर्ड का काम नहीं कर रहा है, दोनों ही एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, इसलिए इसको हम पार्टिसिपल कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल आखिर है क्या, और पास्ट पार्टिसिपल क्या है और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है। तो देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल हमने लिखा है कि जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। जैसे मैंने लिखा कि चिंटू इज ईटिंग स्वीट्स। अब यहाँ पर चिंटू इज ईटिंग स्वीट्स, जितने भी जो टेंस हम पढ़ते हैं और टेंस में जो कंटिन्यूअस टेंस होता है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया, उनमें क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है, तो वो डेफिनेटली वही प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ऐसा नहीं है कि वो पास्ट का टेंस है तो पास्ट पार्टिसिपल होगा, नहीं, वो पास्ट में भी है, यदि वर्ब में आईएनजी लगा है तो उसको भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल ही कहेंगे। यदि यहाँ पर ऐसा होता कि चिंटू वाज ईटिंग स्वीट्स, तो भी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल ही कहलाता। पास्ट पार्टिसिपल अलग है, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो उसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। यानी जितने भी टेंस हैं उनके जो भी परफेक्ट वाले भाग हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, वो कहलाते हैं पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में कि जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है और वो वर्ब आईएनजी का ही काम करता है, मतलब वर्ब का ही काम करता है, यहाँ पे लिखा ना वर्ब का ही काम करे या एडजेक्टिव का काम करे, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, अगला देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कि he saw a weeping child,
उसने किसको देखा, एक रोते हुए बच्चे को देखा। तो यहां पर जैसे हमने कहा कि पहले वाले सेंटेंस में तो किसका काम कर रहा था, कंटिन्यूस बना रहा था वर्ब आईएनजी, लेकिन यहां पर किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। बच्चे को देखा, लेकिन कैसे बच्चे को, रोते हुए बच्चे को। तो यहां पर वीपिंग का अर्थ एडजेक्टिव है, ना कि वर्ब है। क्या काम है इसका, एडजेक्टिव, और यहां पर क्या काम है इसका, वर्ब काम है। तो जब भी है ना प्रेजेंट पार्टिसिपल किसको कहते हैं, जब जितने भी कंटिन्यूअस टेंस हैं वो सारे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाते हैं। और जब किसी सेंटेंस में वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल एडजेक्टिव के रूप में हो रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। अब ध्यान रखिएगा, जेरेंड का भी यही फॉर्मूला है कि उसमें वर्ब प्लस आईएनजी लगता है, और इसका भी यही फॉर्मूला है प्रेजेंट पार्टिसिपल का। दोनों में कंफ्यूजन हो जाती है, तो कंफ्यूजन दूर आपकी कर देते हैं। देखिए क्या होता है कि जब भी आप किसी ऐसे सेंटेंस को देखें जिसमें वो जो वर्ब है वो नाउन का काम करे, ठीक है। जैसे हमने लिखा था कि वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, क्या लिखा था, वॉकिंग इज अ गुड, है ना, फॉर हेल्थ, ऐसा हम मान लो लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये जो वॉकिंग है इसमें किसका काम कर रहा है, नाउन का काम, तो ये जेरेंड है। लेकिन यहाँ पर वीपिंग किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का, तो फिर ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखिएगा। जेरेंड में जो वर्ब है आपकी वो नाउन का काम करती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में या तो वो कंटिन्यूस फॉर्म में रहेगा, है ना, कंटिन्यूस टेंस का वाक्य रहेगा, या फिर है ना जब कंटिन्यूस में रहेगा तो वर्ब का काम करेगा, नाउन का काम थोड़ी करेगा। और फिर हो सकता है कि वो एडजेक्टिव का काम करे अगले सेंटेंस में, तो जब वो एडजेक्टिव का काम करेगा तो क्या रहेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में ये डिफरेंस रहता है कि जेरेंड में जो वर्ब होती है नाउन का काम करती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब का काम भी करती है और एडजेक्टिव का काम भी करती है। चलिए अब हम देख लेते हैं पास्ट पार्टिसिपल किसे कहते हैं। तो देखिए पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है कि आपका जो थर्ड फॉर्म होता है वर्ब का, है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, जैसे हमने कह दिया कि आई हैड डन माई वर्क। तो ये आई हैड डन माई वर्क, इसमें क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। क्या काम है, वर्ब थर्ड हमने लिखा पास्ट पार्टिसिपल। तो हमने पहले हम देख लेते, हर बार हम आपको डेफिनेशन के साथ में ही बताएंगे। पार्टिसिपल यानी क्या होता है कि जब वो वर्ब का काम करे, एडजेक्टिव का काम करे। तो इसमें किसका काम कर रही है, वर्ब का काम कर रही है थर्ड फॉर्म, कि आई हैड डन माई वर्क, मैंने अपना काम फिनिश कर दिया, खत्म कर दिया है। तो यहाँ पे वर्ब थर्ड हो रही, तो हम बोल रहे हैं कि ये पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन कभी कभी किस सेंटेंस में ऐसा आता है, जैसे हमने लिखा है एडजेक्टिव का भी करते, जैसे फ्राइड, फ्राइड राइस टेस्ट डेलिशियस। क्या होता है कि जो फ्राइड राइस होते हैं, यानी कि जो फ्राई किए हुए चावल होते हैं वो बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि फ्राइड राइस टेस्ट डेलिशियस। अब यहाँ पर जो ये फ्राइड वर्ब है, यानी फ्राई यानी तलना होता है, तो तले हुए चावल बहुत ज़्यादा स्वाद देते हैं। तो यहाँ पर जो फ्राइड है ये किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये किसी वर्ब थर्ड का काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर वर्ब थर्ड थी, यहाँ पर एडजेक्टिव है। तो जब भी आपकी वर्ब थर्ड का काम करे तो भी पार्टिसिपल है, और जब वह एडजेक्टिव का काम करे तो भी वह पास्ट पार्टिसिपल है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल हो गए। अब हम बात करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल किसे कहते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में। परफेक्ट पार्टिसिपल हमने आपको बताया कि हैविंग प्लस वर्ब थर्ड। मान लो कि एक सब्जेक्ट है, मान लो मैं ही हूं, कोई भी एक व्यक्ति है, जब वो दो काम करता है एक साथ और एक काम पूरा करने के जस्ट बाद वो दूसरा काम शुरू करता है, तो जिस काम की वर्ब कंप्लीट हो गई है उसको हम हैविंग प्लस वर्ब 3 लिखकर परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। तो उदाहरण देखिएगा, अपना होमवर्क पूरा करने के बाद मैं स्कूल गया, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, अपना होमवर्क पूरा करने के बाद। अब इस सेंटेंस में मेरा जो कार्य है वो कौन सा पहले पूरा हुआ है, होमवर्क पूरा पहले कर दिया मैंने, इसके बाद मैं स्कूल गया। तो मैं क्या करूंगा, जो वर्ब मेरी कंप्लीट है ना, उसको मैं पहले हैविंग लिखूंगा, उसकी थर्ड फॉर्म लिखूंगा उस वर्ब की, उसके बाद में मैं दूसरी वर्ब लिखूंगा। तो देखिए हैविंग कंप्लीटेड माई होमवर्क, हैविंग कंप्लीटेड यानी अपना होमवर्क पूरा करने के बाद आई वेंट टू स्कूल, मैं कहाँ गया, स्कूल गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसकी जो डेफिनेशन है वो परफेक्ट पार्टिसिपल की, कि जब एक सब्जेक्ट के द्वारा दो काम किए जाएं एक साथ, मतलब थोड़ा सा ही अंतराल हो, थोड़ा सा ही गैप हो, तो जो वर्ब पहले कंप्लीट होती है उसके पहले हम हैविंग लगा के उसके थर्ड फॉर्म लगाते, उसके बाद दूसरा सेंटेंस लिखते हैं। अगला सेंटेंस हो सकता है, मान लो मैं कह दूं कि मैं फूल तोड़ने के बाद मंदिर गया, तो मैं फूल तोड़ने के लिए क्या लिख सकता हूं, तो हैविंग, है ना, हैविंग हमने लिखा, पहले कौन सा काम हुआ है, फूल तोड़ना, तो हैविंग प्लग्ड, क्या लिखूंगा मैं, हैविंग प्लग्ड फ्लावर्स। फिर क्या, कहाँ गया मैं, आई वेंट टू टेम्पल, ठीक है।
तो ये हो गया आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। यानी जब एक सब्जेक्ट के द्वारा दो काम किए जाएं और एक के बाद दूसरा काम हो, तो जो काम जिस काम की वर्ब पहले कंप्लीट हो रही है उसके पहले हम हैविंग लगा दें और उसके थर्ड फॉर्म लिख दें और उसके बाद दूसरा सेंटेंस लिख दें, तो क्या हो जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने नॉन फाइनाइट वर्ब के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। इन्फिनेटिव किसे कहते हैं, जेरेंड किसे कहते हैं, पार्टिसिपल किसे कहते हैं। यदि आपको एक बार में कम समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को एक बार से 2 बार 3 बार 4 बार देखें, आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर भी यदि कोई क्वेरी बचती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि वर्ब कितने प्रकार की होती है ना। फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं वो हम पिछले वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं। यदि आपको उसको अच्छे समझना है तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसी सारी वर्ब्स है जो कि अपने टेंस के सब्जेक्ट पर्सन के अनुसार बदलती नहीं है, उनको हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है। अब जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहला इसका प्रकार होता है इन्फिनेटिव, दूसरा जेरेंड और तीसरा पार्टिसिपल। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इन्फिनेटिव के बारे में। तो ऐसी सारी वर्ब्स जो कि सेंटेंस में नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम कर सकती है। ध्यान रखिएगा, नाउन का काम भी कर सकती है, एडजेक्टिव का काम भी कर सकती है और एडवर्ब का काम भी कर सकती है। और जो टू के साथ आती है, लिखा ना इसमें टू प्लस वर्ब, यानी कि टू के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, वो सभी इन्फिनेटिव वर्ब कहलाती है। और कभी कभी 10% केसेस में जो है विदाउट टू भी आ सकती है, जिसको हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। यदि वो टू के साथ आती है तो उसको हम फुल इन्फिनेटिव कहते हैं। यदि वो विदाउट टू के साथ आती है तो इनको हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक है। अब हम एक्सप्लेन करेंगे आपको एग्जांपल के माध्यम से। सबसे पहला एग्जांपल देखिए, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, शी वांट्स टू लर्न इंग्लिश। अब यहां पर देख लेते हैं, जो वांट लिखा है यहां पर वांट से लिखा है, तो ये क्या है, ये फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट नहीं है। नॉन फाइनाइट वर्ब तो ये है टू स्पीक और टू लर्न। अब हमने कैसे पता लगाया, देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट आई है तो इसमें एस नहीं लगा है, इसमें सब्जेक्ट सी है तो एस लग गया। यानी ये जो वर्ब है ये अपने सब्जेक्ट के साथ कैरी कर रही है। लेकिन यहाँ पर हमारे सामने सब्जेक्ट आई है फिर भी टू स्पीक लगा है, सब्जेक्ट सी है फिर भी टू लर्न लगा है। यानी कि इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। और जिसमें चेंजेस नहीं होता है, सब्जेक्ट, पर्सन, टेंस के आधार पर चेंजेस नहीं होता है, वही तो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। अब यहां पर हम देखते हैं कि ये क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। और नॉन फाइनाइट वर्ब किसके साथ आई है, टू के साथ आई है। ठीक है। अब एक एग्जांपल के माध्यम से हम पता लगाते हैं कि ये नाउन का, एडजेक्टिव के, एडवर्ब का काम कैसे करती है। जैसे आपके सामने एक उदाहरण है, राम इज अ गुड बॉय। अब यहाँ पर आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं, ये जो राम है ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ठीक है। अब ये जो वर्ब है ये सब्जेक्ट का काम भी करती है। कैसे करती है, देखिए सेंटेंस में लिखा है टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज। अब यहां पर देखिए हमने राम के साथ में इज लगाया था, यहां पर टू स्विम के साथ में क्या लगा है, इज लगा है। यानी ये किसका काम कर रही है, टू जब लगा दिया वर्ब के साथ में तो वो वर्ब क्या बन गई, वो वर्ब बन गई नाउन। और नाउन बनने के साथ में वो उस सेंटेंस का क्या बन गई, सब्जेक्ट बन गई। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि ये जो इन्फिनेटिव वर्ब होती है ये सेंटेंस में तो नाउन का काम भी कर सकती है, एडजेक्टिव का काम भी कर सकती है, एडवर्ब का काम भी कर सकती है। अब यहाँ पर क्या है, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। अब ये आई वांट टू स्पीक इंग्लिश यहाँ पर क्या है, ये जो टू स्पीक है, ये टू स्पीक क्या है, ये एडवर्ब का काम कर सकता है, एडजेक्टिव का काम भी कर सकता है, नाउन का काम भी कर सकता है। तो नीचे वाले उदाहरण में हमने देखा कि किस प्रकार एक इन्फिनेटिव नाउन का काम कर सकती है। तो ऐसी सारी वर्ब्स जो अपने साथ टू लेकर आती है, जब भी सेंटेंस में 2 वर्ब होती है तो एक वर्ब के साथ में टू जरूर लगा रहता है। ठीक है। और जब टू लगा रहता है उसके पहले तो किसका काम करती है, इन्फिनेटिव का काम करती है। ठीक है। तो इन्फिनेटिव के बारे में हम बिल्कुल डेफिनेटली आसानी से समझ गए कि इन्फिनेटिव किसे कहते हैं। ऐसी सारी वर्ब्स जो कि फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लेकर आती है, विदाउट टू भी आ सकते हैं। विदाउट टू कैसे आ सकते हैं, देखिए विदाउट टू के लिए हम एग्जांपल देख सकते हैं। यहां पर हम थोड़ी सी जगह कर लेते हैं। जब भी आपकी वर्ब में, आपके सेंटेंस में एक मॉडल वर्ब हो और एक मेन वर्ब हो, जैसे मैंने लिखा कि शी कैन लर्न इंग्लिश। अब यहाँ पर जो सी कैन लर्न इंग्लिश लिखा है, ये जो कैन है ये एक मॉडल वर्ब है। इसके बाद में जो मेन वर्ब है ये एक इन्फिनेटिव है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक रूल है हमारा कि जब भी दूसरी वर्ब किसी मॉडल वर्ब के बाद में आती है तो वो टू
नहीं ले सकती, टू नहीं ले सकती, यानी कि वो बेयर इन्फिनेटिव कहलाती है। बेयर, अभी हमने लिखा कि 10% ऐसी वर्ब होती है जो टू नहीं लेती यानी कि जब उनके पहले कोई मॉडल वर्ब हो तो इस वर्ब के पहले टू नहीं लगता है, तो इस वर्ब को हम क्या बोलेंगे, बेयर इन्फिनेटिव। क्या बोलेंगे, बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है, तो जब टू लगा रहता है तो फुल इन्फिनेटिव रहती है, विदाउट टू भी आ सकती है तो बेयर इन्फिनेटिव रहती है। तो ये इन्फिनेटिव का पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं जेरेंड के बारे में कि